जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल तक हमने जो डिस्कशन की थी वो की थी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को लेके। जरा उसको समराइज कर लेते हैं आज हम फिर कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने क्या सीखा था। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैं समराइज करूं तो दो बातें सीखी थी। पहली, हमने कंपोनेंट्स निकाले थे। ए एक्स की वैल्यू होती ए कॉस थीटा और दूसरी वैल्यू थी ए वाई की। ये आया था ए साइन थीटा। और ये कब थे? जब जो थीटा था वो था विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, एडिशनल चीज जो मैंने बताई थी, मैंने कहा था उससे रेलिवेंट भी एमसीक्यूज पेपर में आते हैं, वो थी इन्हीं कंपोनेंट्स की, लेकिन जब एंगल था विद वाई एक्सिस तो वहां पे ए एक्स की वैल्यू हमने डिटरमिन की थी। वो आती थी ए साइन थीटा और ए वाई की वैल्यू आती थी ए कॉस थीटा। बट ये ट्रू कब था? जब थीटा था विद वाई एक्सिस। तो ये दो बातें थी जो कल के लेक्चर में हमने सीखी थी। आज टॉपिक उससे उल्टा है। लास्ट टाइम हमने गिवन वेक्टर को रिजॉल्व किया था उसके कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। आज का टॉपिक ये है कि अगर मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई गिवन हो तो फिर उनकी मदद से मैं वेक्टर कैसे फाइंड करूंगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। आज का केस ये है कि मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स भी पता है और ए वाई भी पता है, और इन दोनों को यूज करते हुए मैंने क्या फाइंड करना है? मैंने वेक्टर को फाइंड करना है। कैसे? उसी डायग्राम को जो हमने कल बनाई थी उसको एक दफा फिर ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। सिनेरियो कुछ ऐसा था। एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन। अब यहाँ पे हमने सपोज किया था एक वेक्टर ए, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन थी ओपी, और इस वेक्टर ए के हेड से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एक्स एक्सिस के ऊपर। हमें एक्स कंपोनेंट मिला था जिसको हमने कहा था ए एक्स। और जब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे, हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए वाई मिला था। इस पॉइंट को हम एम कह लें और इस पॉइंट को एम कह लें। हमने ये कहा था कि चूंकि ये ओ से एन और एम से पी इक्वल डिस्टेंस है तो हम ए वाई को यहाँ पे भी शो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि आज मेरे जो नाउन फैक्टर्स हैं वो ए एक्स और ए वाई है। अगर मुझे ए एक्स और ए वाई गिवन हो किसी प्रॉब्लम के अंदर और मुझसे कहा जाए आप वेक्टर फाइंड करें, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए इस ट्रायंगल के ऊपर गौर करना है, और ये ट्रायंगल है ओ पी एम। इसको जरा रीड्रॉ करें ट्रायंगल को। ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से मुझे नजर आ रही है। राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह ओ पी एम। मैग्नीट्यूड वेक्टर की ए एक्स और ये है ए वाई, और यहाँ पे एंगल थीटा। थीटा के सामने मुझे पता है परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, ये बेस है और ये हाइपो। अब अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम को यूज करूं तो वो ये था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब गिवन केस में जो हाइपो है वो है ओपी, इसका स्क्वायर
ये इक्वल आ गया, बेस है ओ एम, इसका स्केयर, प्लस परपेंडिकुलर है एम पी, इसका स्केयर। अब फ्रॉम फिगर इन सब की वैल्यूज पुट करें। ओ से पी रिप्रेजेंटेटिव लाइन ए, ये आएगा ए स्केयर। ओ से एम ये वैल्यू है ए एक्स, तो ये आएगा ए एक्स का स्केयर, प्लस एम से पी ए वाई का स्केयर। बड़ा एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बन गई। इसको इक्वेशन नंबर वन के तौर पे आपने याद रखना है, क्योंकि इस इक्वेशन से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। मैं बाद में डिस्कस करता हूँ कौन से बनते हैं। अब मुझे अगर वेक्टर ए चाहिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब मैं बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। दिस इज रिजल्ट नंबर 2। अब ये तो आ गया ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस मैग्नीट्यूड को मैं अगली शीट पे दोबारा आपके लिए लिखने जा रहा हूँ। हमने ये लिखा कि ए की वैल्यू आई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र और स्क्र, और इसको हमने रिजल्ट नंबर 2 कहा था। अब एक वेक्टर के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड थी, डेफिनेशन याद रखते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्शन भी तो चाहिए, क्योंकि ये तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन के लिए आपने क्या करना है, उसी ट्राइंगल के ऊपर टेंजेंट थीटा को अप्लाई कर देना है। किस लिए? ये है फॉर डायरेक्शन। अब टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैं आपको फिगर में वापस लेके जाता हूँ। फिगर में परपेंडिकुलर क्या था, ये पड़ा हुआ था एम पी, और बेस है ओ एम। तो ये वैल्यू पुट करें, एम पी बाई ओ एम, विच इज इक्वल एम पी बाई ओ एम। अब एम पी की वैल्यू फिगर ये शो करती है कि ये तो इक्वल थी ए वाई के, और ओ एम की वैल्यू थी ए एक्स के। तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, टेंजेंट को दूसरी तरफ ले जाए, इनवर्स हो जाएगा। थीटा इक्वल टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स। बड़ा, दिस इज द रिजल्ट नंबर 3। इस फार्मूले की मदद से डायरेक्शन मिल जाएगी, और इस फार्मूले से मुझे क्या मिल जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। हम उस वेक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं आता हूँ इस इक्वेशन को, और एक इक्वेशन मैंने पहले लिखी थी। इस इक्वेशन को लिखने के मल्टीपल वेज हैं, जो कि एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास आने वाले हैं। पहला वे देखें जरा बेटा। पहला वे ये हो सकता है कि मैं अगर इसको ऐसे लिख लूं, ए इक्वल्स, गौर कीजिएगा, ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र। अब मैं स्क्वायर रूट को खत्म करता हूँ। जब मैं स्क्वायर रूट को खत्म करूंगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/2। एक तो आपने बेटा एमसीक्यू ये याद रखना है कि इसी इक्वेशन को, वेक्टर की मैग्नीट्यूड को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता था कि ए इक्वल्स ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र। स्क्वायर रूट की जगह क्या लिख दिया, 1/2। नंबर वन। नंबर टू, मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 रेफरेंस लिखवाई थी, जरा रिपीट कीजिए इसको। ए स्क्र इक्वल्स ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र। तो जरा इस इक्वेशन को मैं एक लम्हे के लिए दोबारा लिखने जा रहा हूँ आपके साथ। इक्वेशन इज दैट ए स्क्र इक्वल्स ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र। अच्छा, यहां से ना बेटा बोर्ड में मल्टीपल टाइम एमसीक्यू ये आया कि उसने पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स और ए वाई। मतलब इसी इक्वेशन को यूज करते हुए उसने ए एक्स और ए वाई की वैल्यू पूछी। तो अगर मैं यहाँ से ए एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो देखें जरा, गौर करें क्या बनती है। बेटा ए एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो इस ए वाई स्क्र को दूसरी तरफ जाके माइनस कर दें, तो वो बनेगा ए स्क्र माइनस, ये ए वाई स्क्र इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हुआ, ये आ गया ए वाई का स्क्र, विच इज इक्वल ए एक्स स्क्र। तो फिर यहाँ से स्क्र रूट लेने के बाद ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जरा इसको मैं सीधा करके लिखने जा रहा हूँ। दो वेज में वैल्यू याद रखनी है।
ए एक्स इक्वल्स आइदर ए स्क्र माइनस ए वाई स्क्र रूट, या फिर इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता था, ए एक्स इक्वल्स ए स्क्र माइनस ए वाई स्क्र, और स्क्वायर रूट को खत्म करके उसकी जगह पावर क्या लगा दें आप, 1/2 लगा दें। सिमिलरली ए वाई की वैल्यू अगर यहां से मैं निकालता तो वो होती ए स्क्र माइनस ए एक्स स्क्र। तो मैं अब शॉर्टकट में लिखने जा रहा हूँ, शॉर्टकट में मैं क्या लिखूंगा, ए वाई का वैल्यू आएगा ए स्क्र माइनस ए एक्स स्क्र स्क्वायर रूट, या फिर ये भी तो आ सकता है, ए वाई इक्वल्स ए स्क्र माइनस ए एक्स स्क्र पावर 1/2। एक एमसीक्यू ये हो गया, एक एमसीक्यू हमारे पास ये हो गया। बेटा ये 3 एमसीक्यू है। नंबर 1, एक ही मैग्नीट्यूड को हम स्क्वायर रूट खत्म करके 1/2 के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को यूज करते हुए ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज भी एमसीक्यू में पूछता है, उसके आंसर भी मैंने आपके सामने लिखे हैं। इस तरह से ये एमसीक्यूज आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। अगली बात, अगला चीज वो ये पूछता है, एक क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाया करता है, फॉर व्हाट एंगल कंपोनेंट्स of a given vector are equal in magnitude। ये शॉर्ट क्वेश्चन प्लस समटाइम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। वो कहता है ये कि किस एंगल के लिए एक वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन इज दैट वेक्टर के कंपोनेंट है क्या, वो हम ऑलरेडी सीख चुके। या तो उसका कंपोनेंट ए एक्स होगा या ए वाई, क्योंकि हम प्लेन की ही बात कर रहे हैं। मैं इन्हीं को यूटिलाइज करूंगा। यूटिलाइज किस तरह से करना है, मैं उसी उसकी गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा। मैं कहूंगा हमें पता है कि दोनों कंपोनेंट्स, लेट्स सपोज अगर वो वेक्टर ए है तो ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, हम यही कहेंगे ना, ए एक्स इक्वल ए वाई। अब ए एक्स की वैल्यू क्या होती है, अगर एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो हम इसको ये कह लेंगे कि बेटा जो ए एक्स है वो ए कॉस थीटा के इक्वल है। किस चीज के इक्वल है, और ए वाई किस चीज के इक्वल है, ए साइन थीटा। अब आपने एक काम करना है बेटा, आपने काम ये करना है कि इस ए को उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आ जाए, और इस कॉस को उठा के इक्वेशन की इस तरफ ले आना है। बनेगा क्या, देखिएगा जरा गौर कीजिएगा। ए यहाँ पे एक पहले से मौजूद था, ये वाला ए इस तरफ मल्टीपल हो रहा था, दूसरी तरफ आया तो इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इक्वल्स। इधर साइन थीटा पहले से मौजूद था, हुआ क्या, ये कॉस दूसरी तरफ आया तो कॉस ने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। अब दोबारा देखते हैं जरा यहां तक। बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि किस एंगल के लिए एक वेक्टर के कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो मैंने उसी की बात को सुना और मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल गिवन वेक्टर मुझे ए है तो उसके दो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई, वो इक्वल है, क्योंकि उसने ये कहा था कि ये इक्वल हो तो एंगल क्या है। तो मैंने ए एक्स को इक्वल पुट कर दिया ए वाई की, एक्स की जगह लिखा ए कॉस थीटा, ए वाई की जगह लिखा ए साइन थीटा। अब किया क्या, इस ए को इस तरफ ले आए तो ये डिवाइड हो गया, और कॉस दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो आ गया ए डिवाइडेड बाय ए इक्वल साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब मुझे पता है यहाँ पे ये कैंसल आउट हो सकता है, ए कैंसल होगा ए से तो आंसर आ जाएगा 1। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के।
अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। एक स्टेप इसको जरा सीधा करके लिखते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा इक्वल्स 1। मुझे चाहिए ये थीटा एंगल, टेंजेंट दूसरी तरफ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। अब जब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करना है तो आपने कैसे करना है, आपने प्रेस करना है शिफ्ट का बटन अपने कैलकुलेटर पे, उसके बाद आप 10 का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप 1 प्रेस करेंगे, उसके बाद आप इक्वल प्रेस करेंगे। जब आप ये वाला काम अपने कैलकुलेटर के ऊपर करोगे बेटा, तो आपको आपका कैलकुलेटर आंसर देगा थीटा इक्वल्स 45 डिग्री। इस चीज का मतलब ये हो गया, जब एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन होगा, तो फिर उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? इसका आंसर क्या है? when vector is inclined at 45 degree with positive x-axis, then both of its components are equal in magnitude। उसके बाद आएगा प्रूफ, प्रूफ के अंदर आप ये वाली बात लिख देंगे कि थीटा 45 के ऊपर दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे से वो पूछ सकते हो। बेटा किसी का कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब सब अच्छा समझ में आया। चलें, ठीक हो गया। फिर जरा आप अपनी बुक को देखें। जी, अब बुक पे हमारे ये टॉपिक ये पढ़े हुए हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ये मैंने आपको सेम ऐसे करवा दिया, ए एक्स और ए वाई, लेकिन मैंने आपको वाई एक्सिस के साथ एंगल का केस भी करवा दिया। उसके बाद एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कैसे डिटरमिन करना था, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये भी हमने सीख लिया। तो ये दो टॉपिक्स थे। अब ये एग्जाम्पल करवाने से पहले मुझे आपको एक कंप्लीट फुल फ्लेश टॉपिक पढ़ाना है, उसके बाद ये एग्जाम्पल हम समझेंगे। एक्सरसाइज पे आते हैं और फिर दो चार एमसीक्यूज और डिस्कस कर लेंगे। हमसे रेलिवेंट यहाँ पे कोई उस तरह का क्वेश्चन नहीं है, तो हम एमसीक्यूज को देखते हैं। एमसीक्यू देखिएगा ये, एमसीक्यू नंबर 1। A force of 10 Newton is making an angle of 60 degree with y-axis. Its x component will be। बेटा कोई ऑप्शन नहीं है, बताएं क्या आंसर होना चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये आंसर बताएगा।
फोर्स किसके साथ एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ, और हमने एक्स कंपोनेंट बताना है। तो फोर्स हो गई और इसका मुझे चाहिए एक्स कंपोनेंट। और अगर एंगल वाई के साथ होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनता है, एफ ऑफ साइन थीटा। तो एफ की वैल्यू है 10 साइन ऑफ 60। अब साइन 60 की वैल्यू होती है 0.866। आंसर आएगा 8.66 न्यूटन। क्लियर है? अच्छा, एक एमसीक्यू और देखते हैं। A force of 100 Newton is acting along y-axis. Its x component. x component की जगह एक वर्ड में चेंज कर देता हूँ सामने, वो ये भी लिखता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। विल बी। बेटा स्टेटमेंट पे जरा गौर करें। बेटा उसने कहा फोर्स 100 न्यूटन की है और वो किधर लग रही है, वो लग ही अलोंग वाई एक्सिस रही है। जरा ओरिएंटेशन को समझे। ये ओरिएंटेशन है एक्स और ये वाई। वाई के साथ एंगल नहीं बना रही बल्कि वो एक्ट ही कहाँ पे कर रही है, अलोंग वाई एक्सिस। तो ये फोर्स है 100 न्यूटन का, जो एक्ट भी किधर कर रहा है, अलोंग वाई एक्सिस कर रहा है। अब इसका क्या एक्स एक्सिस के ऊपर कोई प्रोजेक्शन बनेगा, साया नहीं बनेगा। उसका जो एक्स कंपोनेंट बनेगा वो कितना रहेगा, 0 होगा। क्यों? अगर आप एक्स निकालना भी चाहते तो आप कैसे निकालते, आप एफ एक्स निकालना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख लें, 90 डिग्री बनेगा। तो एफ एक्स बनेगा एफ ऑफ कॉस थीटा। एफ जितनी मर्जी बड़ी हो, कॉस कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। कॉस 90 पे 0 होता है तो आंसर 0 आ जाएगा। बाय फार्मूला भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें शॉर्टकट मेथड यही बेहतर है कि जब फोर्स किसी स्पेसिफिक एक्सिस के अलोंग लगती है तो उसका दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टेटमेंट होती अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, देन इट्स वाई कंपोनेंट विल बी, तो उसका वाई कंपोनेंट 0 होता। और अगर वो ये पूछता कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट। अब उसने वाई की लॉन्ग रख दी है और उसने पूछा भी वाई कंपोनेंट है, तो अब ये सारे का सारा जो 100 न्यूटन है ये उसी का वाई कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट दैट इज वाई क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। ये दो चार बेसिक एमसीक्यूज थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। इनको ही आपने अच्छी तरह से करना होता है। ये सर जो कॉस थीटा होती है वो एक्स कंपोनेंट की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना। बेटा कॉज लाजमी नहीं है एक्स एक्सिस के लिए ही हो, ये वाई के लिए भी हो सकता है। हमने सीखा था हमारा रेफरेंस एंगल कहाँ से है, कॉस द साइन का पता हमें अपने रेफरेंस एंगल से चलता है। ठीक है, कि कॉस यूज होगा या साइन यूज होगा। सर प्रीवियस एमसीक्यू तो प्लीज रिपीट करवा दें। प्रीवियस एमसीक्यू ये वाला। बेटा यस सर। स्टेटमेंट दी थी कि 10 न्यूटन है और एंगल 60 डिग्री है विद वाई एक्सिस। जब एंगल विद वाई एक्सिस होता है ना तो ये सिनेरियो बन जाता है। अगर आपको कल का लेक्चर याद हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसकी ओरिएंटेशन को समझने की कोशिश करनी है आपने। ये है हमारे पास फोर्स और इसका वाई के साथ एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब जरा इसके कंपोनेंट्स देखिएगा, ये इसका वाई कंपोनेंट बनेगा फोर्स का और ये वाला कंपोनेंट बनेगा एक्स कंपोनेंट। ठीक है, इस ट्राइंगल को नेम दे देते हैं ओ पी एन। अब इस ट्राइंगल को मैं दोबारा बनाने लगा हूं आपके सामने।
ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से है, ओ एन पी, और ये है एंगल थीटा। अब रूल इज दैट थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर पड़ा हो। ये फिर ऑटोमेटिक क्या साइड बन गई, बेस, और ये वाली साइड क्या बन गई, हाइपो बन गई। अब इन सब की वैल्यूज हमारे पास हैं। ये वाली साइड एफ वाई कहलाती है, ये वाली साइड एफ एक्स है, और ये वाली साइड एफ थी। अब उसने पूछा एफ एक्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में इसी बात को लिखा था ना कि जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे, तो जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा तो ए एक्स ए कॉस थीटा और ए वाई ए साइन थीटा होता है। लेकिन जब एंगल विद वाई एक्सिस होता है तो ए एक्स ए साइन थीटा बन जाता है और ए वाई ए कॉस थीटा बन जाता है। तो इस ट्रिक को हमने यूज किया उस एमसीक्यू के अंदर। अब एंगल विद वाई एक्सिस था तो उसका हॉरिजॉन्टल एक्स कंपोनेंट कैसे फाइंड करना था, ये फॉर्मूला लगा के ए एक्स इक्वल्स ए साइन थीटा। बेटा यहाँ से ऑनवर्ड क्लास को फिर हम कल रिज्यूम करेंगे। इनमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप इनको देखें, इस आर्टिकल को बुक से रीड आउट करें। वहां पे कोई प्रॉब्लम अगर आपको आए तो फिर आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।